स्वागत है आपका माइंड एंड सोल में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 1-to-1 बात करूंगा। इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये कोई प्रोफेशनल ऑडियो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा है। आज का हमारा जो विषय है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन से हम कैसे बचें, ये कैसे हमें प्रभावित करता है, ये क्यों हमारे अंदर जन्म लेता है और फिर इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो मेरी समझ से फियर ऑफ रिजेक्शन का अर्थ है कि जहां हम अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं इस डर से कि शायद हमको स्वीकार नहीं किया जाएगा, शायद हम अपने आप को सबसे नगण्य मान लेते हैं। अपने आसपास के वातावरण में हम अपने आप को सबसे छोटा मान लेते हैं, सबसे मूर्ख मान लेते हैं, सबसे गरीब मान लेते हैं, सबसे असभ्य मान लेते हैं और हम कोई इनिशिएटिव लेने से पहले ही घबरा जाते हैं और इस कारण हम कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते हैं। और ऐसा बहुत सी प्रतिभाओं के साथ होता है। तो ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ये आता कहाँ से है? तो इसके लिए हम चलते हैं अपने बचपन में। आप आज भी अगर आप स्वयं पेरेंट्स हैं तो आप देखिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। अधिकांश जो हमारे भारतीय परिवेश में जो परिवार हैं वहाँ बच्चों को हैंडल करने का तरीका बड़ा ही थोड़ा अजीब टाइप का है। हम बच्चों को हर एक चीज में टोकने लगते हैं। तुम्हें तेज नहीं चलना है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है, तुम्हें इस चीज को यहाँ से नहीं उठाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें दौड़ना नहीं है, गिर जाओगे, तुम्हें किसी से इस तरह से बात नहीं करनी है वरना लोग तुम्हें असभ्य कहेंगे, लोग तुम्हें गंदा कहेंगे। हम बच्चों को ये सब सिखाने लगते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा किसी भी काम को करने से पहले सहम सा जाता है कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका कुछ ना कुछ इसके बदले मुझे टोका जाएगा, पक्का कोई ना कोई मुझे रोकेगा। तो फिर वो बच्चा उस काम को करना ही बंद कर देता है। धीरे धीरे वो और बड़ा होता है। अब हमारे जो तौर तरीके हैं वो थोड़ा बदलने लगते हैं। टोकना बंद नहीं करेंगे हम, बस कुछ बातें बदल जाएंगी। अब हम उसके लिए दूसरे तरीके ढूंढ लेंगे, दूसरे बहाने ढूंढ लेंगे। हम कुछ और बातों में उसको टोकने लगेंगे कि अब तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना है, तुम वहाँ जा रहे हो तो किस रास्ते से जाओगे, तुम कितने बजे जाओगे, तुम किस ट्रेन से जाओगे, ट्रेन की किस सीट पर जाओगे, तुम किस होटल में रुकोगे, तुम किस स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे। हर चीज़ में हम निर्णय लेने लगते हैं। हम बच्चे को कुछ सोचने ही नहीं देते हैं। अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो हम बड़ी साधारण तरीके से कह देते हैं, अरे तुम क्या जानो, कल का बच्चा हमको सिखाएगा। ये बड़ी एक कॉमन सी बात होती है जो हमारे परिवारों में बोली जाती है। इससे एक तो उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता है। अब वो अपनी बात को कहीं कह नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पा रहा है, अपने घर परिवार में नहीं कह पा रहा है, जब वो लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कोई अजनबी क्यों स्वीकार करेगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें अब उस बच्चे की पर्सनालिटी में शामिल हो जाती हैं, अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं ये चीज़ें। अब वो किसी भी जगह जाएगा तो इनिशिएटिव लेने से पहले डर जाएगा कि मुझे टोक दिया जाएगा, क्योंकि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। वही बच्चा जब स्कूल में था तो वो कक्षा में प्रश्न पूछने से पहले डर जाता था। भले ही उसका प्रश्न कितना भी अच्छा हो, उसके मन में आता था वो पूछे, लेकिन अचानक उसे एक डर आ जाता था कि बाकी के बच्चे मुझ पे हंसने लगेंगे, हो सकता है टीचर मुझे डांट भी दे कि तुझे इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं पता है, इतनी आसान सी बात पूछता है। हालांकि वो बच्चा जो प्रश्न पूछने वाला था वो और भी बहुत बच्चों के मन में उठ रहा होगा, लेकिन अधिकांश की हालत वही थी। सब सोच रहे थे कोई और पूछ ले। और आपने ये अक्सर अनुभव किया होगा कि अगर किसी और बच्चे ने आपका प्रश्न पूछ लिया होगा, आपने बड़ी राहत महसूस की होगी, लेकिन आप डर के मारे नहीं पूछ पाए। आप किसी स्टेज में जाते हैं, या छोड़िए जा ही नहीं पाते हैं, आप स्टेज में जाने का सोचते हैं, आपके पास कला है कि आप बोलना चाहते हैं, आप कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप गीत गाना चाहते हैं, गज़ल गाना चाहते हैं, कहानी, भाषण, कुछ भी करना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक डर बचपन से आपके अंदर समा गया था ना, वो आपको रोक देता है। वो कहता है नहीं, ये तो दूसरे लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, अगर मैं करूँगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर। यही हाल होता है जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले ही आप घबरा जाते हैं कि सामने वाला पता नहीं मुझसे ऐसा क्या पूछ लेगा,
मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा तो वो मुझ पर हंसेगा। ये चीज़ें भी, जो ये हंसने वाली चीज़ें हैं ना, ये भी बचपन में होती हैं। जब हमको रोका जाता है कुछ, जब एक छोटा बच्चा जिसको हम कुछ करने से रोकते हैं, वो बच्चा करता है और वो उसमें फेल हो जाता है। मान लीजिए हमने कहा कि ए तुम दौड़ना मत, अब वो दौड़ा, अब वो गिर गया। अब या तो हम उसे डांट देंगे या हम उस पर हंसेंगे। अब ये दोनों ही चीज़ें उसके लिए नकारात्मक हो जाएंगी, क्योंकि अब वो कुछ और काम करेगा तो वो सोचेगा कि अगर मैं फेल हो गया, मैं असफल हो गया, तो यार हंसेंगे ये लोग मुझ पर। तो ये चीज़ें उसके साथ जवानी में भी जुड़ जाएंगी। अब वो अपने कैरियर पे भी फोकस नहीं कर पाएगा, वहाँ भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, वहाँ कोई रिस्क नहीं ले पाएगा। तो अब सवाल आता है कि अब हम इससे बचें कैसे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें इससे निकलना कैसे, क्योंकि समस्या तो ये लगभग हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो स्वयं पेरेंट्स हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनकी ये आदत है कि अपने बच्चों को एक्स्ट्रा केयर के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको कमज़ोर बना रहे हैं मानसिक रूप से। उनके अंदर वो फियर पैदा कर रहे हैं रिजेक्शन का। तो उन पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, देखिए बच्चों पे नज़र रखना आवश्यक है, उनको सही दिशा देना आवश्यक है, लेकिन आप ये तब कर पाएंगे जब आपकी स्वयं सही दिशा होगी। तो पहले बच्चों को हमें हर काम करने से रोकना नहीं है। बच्चे गिरेंगे, दौड़ेंगे, चोट खाएंगे, मार खाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बीमार होंगे, सब करेंगे। यही उन्हें मजबूत बनाएगा। आपको बच्चे को हर बात पे नहीं टोकना है, हर बात पे उसे असभ्य नहीं बोलना है, हर बात पे उसे शैतान नहीं बोलना है। अक्सर जिन चीज़ों से हम डिस्टर्ब होने लगते हैं, हमें बस बच्चों की वो सारी बातें असभ्य लगने लगती हैं। हम अपनी तुलना बच्चों से करने लगते हैं। हमें लगता है जितनी समझदारी हमारे अंदर है वही बच्चे में भी होगी। तो फिर आप में और बच्चे में अंतर क्या रह गया? तो सबसे पहले हमें बच्चे को हर बात पर टोकना नहीं है, उसको समझना है, उसकी बात को सुनना है। फिर तरीके हैं समझाने के, हमें उस तरीके से समझाना है। इसके बाद आते हैं, अगर हम स्वयं इस चीज़ का शिकार हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जब स्वयं उस दौर से गुजर रहे हैं तो हम इससे कैसे निकलेंगे। तो मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, अब आप अपने क्षेत्र कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कोई किसी बड़ी ही गरीब कंडीशन में हो सकता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी। कोई ऐसा होगा कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं होगा, उसको चीज़ें धीरे धीरे सीखने की आदत होगी। ये कोई गलत नहीं है, ये अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई किसी चीज़ को जल्दी समझता है तो कोई किसी और चीज़ को जल्दी समझता है। किसी के पास कोई कला का बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है, किसी के पास किताबों का बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो अब मान लेते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने कोई अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा, अब आप उसकी ओर बढ़ना चाहते होंगे, तो निश्चित है कि कुछ लोग आपकी टांग खींचने वाले अवश्य होंगे, कुछ लोग आपका मजाक बनाने वाले अवश्य होंगे, जो आपसे ये कहेंगे कि अरे ये कैसे कर पाओगे, ये तो बड़ा ही मुश्किल है और तुम तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी ये कमजोरी है। आस पड़ोस छोड़िए, घर में ही आपके ऐसे लोग होंगे जो शायद ऐसी बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जो लक्ष्य वो प्रैक्टिकल है, संभाव्य है, तो लोगों की बातों को आपको केवल सुनना है और दूसरे कान से निकालना है। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, जो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। देखिए, आपकी टांग खींचने का काम, आप पे हंसने का काम केवल दो लोग कर सकते हैं, दो लोग। पहला वो व्यक्ति होगा जिसको आपसे ईर्ष्या होगी, जो जेन्युइनली आपसे बड़ी ईर्ष्या करता होगा, उसको आपकी हर चीज से ईर्ष्या होगी, हर बात से ईर्ष्या होगी, आपकी उपस्थिति से ईर्ष्या होगी। और दूसरा वो व्यक्ति होगा जो स्वयं अपनी जिंदगी में सफल नहीं हुआ होगा। यानी ये दो ही व्यक्ति हो सकते हैं जो आपका मजाक बनाएंगे, आपकी असफलता पर हंसेंगे, आपके प्रयासों पर हंसेंगे, आपके सामने हंसेंगे या आपकी पीठ पीछे हंसेंगे, आपको तंज कसेंगे। केवल दो व्यक्ति ऐसे होंगे, या तो वो स्वयं अपने जीवन में एकदम फेल हैं, वो कुछ नहीं कर पाए हैं, उनका ये काम ही है इसको टोकना, उसको टोकना, और या फिर वो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है। और मुझे लगता है कि ऐसे दोनों ही व्यक्ति आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों पर ये कहावत सत्य होती है कि हाथी अपने रास्ते चला जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो आपके लिए वो कुत्तों की तरह हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके जो मत है ना,
ये हमेशा बदलते रहते हैं। ये आपकी परिस्थिति को देख के अपनी बातें बदल लेंगे, अपने बयान बदल लेंगे। आज ये आप पर हंस रहे होंगे, कल जब आप सफल हो जाएंगे यही आपके गुणगान करेंगे। तो आपको तब भी इनसे प्रभावित नहीं होना है और आपको आज भी इनसे प्रभावित नहीं होना है। अब मान लीजिए कि आपको किसी लड़का या लड़की से प्रेम हो जाता है, आप जाके अपनी बात उससे कहना चाहते हैं, लेकिन आप इस डर से नहीं कह पा रहे हैं कि यार ये मुझे नकार देगा, ये मना कर देगा तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझ पर हंसेंगे जब किसी को पता चलेगा तो, या ये खुद मुझ पे हंसेगा, पता नहीं क्या बोल देगा ऐसा। और इस वजह से हम प्रयास ही नहीं करेंगे। और हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको पता चले कि जितना आप इंटरेस्टेड थे, आपसे ज़्यादा वो व्यक्ति आप पर इंटरेस्टेड था। बस वो चाहता था कि इनिशिएटिव आप ले लें। और अगर रिजेक्ट कर भी देगा, मान लीजिए कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे बताइए। आपने जिस व्यक्ति को चुना है, आपने भी तो बहुतों को रिजेक्ट करके उसको पसंद किया है। आपके सामने और भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास गए, इसका अर्थ है कि आपने बहुतों को रिजेक्ट किया है। दूसरी चीज़, अगर उसने रिजेक्ट किया है तो सीधी सी बात है कि आपके पास वो ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उसको पसंद है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बेकार हैं, आप नाकाम हैं, आप निकम्मे हैं, ऐसा नहीं है। या आप अपने जीवन में आप कोई ऐसी सफलता, आप जो लक्ष्य पाना चाहते थे वो नहीं आप कर पाए, किसी क्षेत्र में आपने बहुत मेहनत की, आप उसमें सफल नहीं हुए, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप नाकाम हैं, आप निकम्मे हो गए, आप तो कुछ करने लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं है। बस आप उस परिस्थिति के लिए सुटेबल नहीं हैं, लेकिन किसी और परिस्थिति के लिए आप जैसे सुटेबल लोग शायद बहुत कम होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं होगा जो उस व्यक्ति को चाहिए, आप में नहीं है, वो क्वालिटी आप में नहीं है। सीधी सी बात। जैसे आपने बहुतों को रिजेक्ट किया है ये जानकर कि यार ये मेरे हिसाब का नहीं है, ये पर्टिकुलर बंदा मेरे हिसाब का है, तो इसी तरह उसकी भी कोई चॉइस होगी। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हैं, आप कोई कपड़े खरीदने जाते हैं। अब आपके सामने वहाँ 20 प्रकार के कपड़े दुकानदार ने रख दिए। आपको एक शर्ट चाहिए थी जो येलो कलर की थी और जिसमें कोई एक दो लाइन भी थी, ब्लैक या रेड कलर की या वाइट कलर की। आपको ऐसी ही शर्ट चाहिए थी। अब उस दुकानदार ने बहुत अच्छी अच्छी पीसेस आपके सामने रख दी, बहुत अच्छी अच्छी शर्ट आपके सामने रख दी 20 तरह की, लेकिन आपको एक भी पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपको मिली नहीं। और हो सकता है कि वो शर्ट अगर उसके पास होती तो वो सबसे सस्ती शर्ट होती, फिर भी आप उसको ले लेते। लेकिन कोई और व्यक्ति आता, उसको शायद वो शर्ट बिल्कुल पसंद ना आती, उसको शायद वो शर्ट पसंद आती जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि वो बाकी की शर्ट बेकार हो गई। तो यही चीज़ स्वीकार करिए कि अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो इसका अर्थ है कि आप उसके लिए सुटेबल नहीं थे। बस इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में अब काफ़ी बातें हो चुकी हैं। अगर आपके मन में कोई बात है, कोई संशय है, या आप अपनी किसी बात को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप निश्चित ही कमेंट में बताएं। और आप ये भी बताएं कि आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, किस विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं, तो अगला मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।